हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है, जिसमें आज मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश उत्पत्ति के कारण को समझेंगे। काफी महत्वपूर्ण है। आपका जो बेसिक है, पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम मेन क्वेश्चन पर चलेंगे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। कुछ हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं जो इसके पहले हमने बताया था। हमने चर्चा किया था बच्चों एक परिभाषा विद्युत के बारे में। विद्युत एक प्रकार से क्या होती है, ऊर्जा होती है जो कि किसी वस्तु पर एक ऊर्जा प्रदान करने से, अर्थात ये जो विद्युत है ऊर्जा के रूप में निहित हो जाती है उस वस्तु पर, तो वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण कोई भी वस्तु एक हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस प्रकृति को हम बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। और उस पदार्थ को हम बोल देते हैं विद्युन्मय। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युन्मय। क्या बोलते हैं? विद्युन्मय। अब हमने चर्चा किया था आवेश के बारे में, और आवेश के दो प्रकार हमने आपको समझाया था, एक आपका धनावेश और एक आपका ऋणावेश। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि धनावेश कैसे उत्पन्न होता है। कांच के क्षण पर जो आवेश उत्पन्न होता हो धनावेश, इसको किस पे रगड़ा था हमने बच्चों? रेशम के कपड़े पर। ठीक है। एबोनाइट के क्षण पे हमने कहा था, एबोनाइट के क्षण पर हमने कहा था ऋणावेश, इसको किससे रगड़ा था हमने? ऊनी कपड़ा से, है ना। थोड़ा हम बेसिक चर्चा करेंगे ही, क्योंकि हमने कल क्या कराया था वो तो पता होना चाहिए ना। हमने एक चीज और आपको बताया था कि धनावेश और ऋणावेश है, यदि विपरीत आवेश में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश में प्रतिकर्षण। और इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट विजिट करें। और समान आवेश में, अर्थात सजातीय आवेश में, किसमें? सजातीय आवेश में आकर्षण होता है। हम चर्चा करेंगे, है ना, आवेश में आकर्षण होता है। क्योंकि भैया यदि बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा, कल क्या पढ़ा था यही नहीं पता, तो फिर आज हम कुछ भी कराएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। आवेश दो प्रकार से होते हैं, किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ये चीज क्लियर हो गया था। आवेश के बारे में बताया था हमने कि भाई साहब आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। इसका विमेय सूत्र भी धारा गुणे समय यानी AT के रूप में करा था हमने। अब हम बच्चों आज का जो मुख्य उद्देश्य है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आगे भी जितना खिंच सकता है हम पदार्थ के गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करूं कि एक पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है आप ही बताओ? पदार्थ कहीं ना कहीं किसी अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। और परमाणु में क्या क्या चीज होता है? एक तो नाभिक होता है। परमाणु में क्या क्या होता है? तो सेंट्रल में एक नाभिक होता है बच्चों, एक नाभिक होता है। ठीक है, एक नाभिक, ये एक नाभिक होता है। और दूसरा जो परमाणु में होता है वो कक्षा होता है। ठीक है। ठीक। इस नाभिक में दो चीजें होती हैं। नाभिक में एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और जो आपका कक्षा होता है, इस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यानी किसी पदार्थ पर आवेश कैसे उत्पत्ति होता है वो चीज मैं बता रहा हूं। पदार्थ है, ये अणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु से, अणु जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक और कक्षा होता है। प्रोटॉन, नाभिक, और प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी नाभिक में। और कक्षा में बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अच्छे से लिख देता हूं, का शब्द छूट गया है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब जो किसी भी पदार्थ में आवेश कैसे उत्पत्ति होता है वो इन दो चीजों का खेला है, एक तो इलेक्ट्रॉन का और एक तो प्रोटॉन का। जैसे आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक परमाणु है जिसमें नाभिक पे एक धनावेश है। ठीक है। इसके चारों ओर बच्चों ये कक्षा है। ये देखो कक्षा है, जहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये सबको पता है ना। जितना किसी भी पदार्थ पर
एक परमाणु में, किसी पदार्थ पर एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यदि मैं कह दूं कि 11 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन भी 11 होगा। इस आधार पर जो पदार्थ हो जाता है वो उदासीन होता है, अर्थात नाभिक में जितने धनावेश, भाई प्रोटॉन पर धनावेश, कक्षा पर उतने ही ऋणावेश होंगे। क्या होंगे बच्चों? ऋणावेश। और जब धनावेश और ऋणावेश बराबर हैं तो ये परमाणु हमारा उदासीन कहलाता है। ठीक, उदासीन है अभी, लेकिन किसी कदर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां से बाह्यतम कोश से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उतने ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा हमारा पदार्थ है, पदार्थ का एक छोटा सा भाग अणु, अणु का भाग परमाणु, और हमारे पास एक परमाणु है। परमाणु के जो सेंटर वाला जो भाग होता है, केंद्र वाला भाग होता है, उसे नाभिक कहते हैं, जहां पर पाया जाता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन के चारों ओर जो नजदीक वाले कक्षा होते हैं इसे हम बोलते हैं एकदम बद्ध कक्षा। और इसके इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मान लो चक्कर लगा रहा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज जैसे 3 3 6 और ये 7 और ये 8 हो गया, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? मैं लास्ट में परिभाषा भी लिखा दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। लेक्चर आपको पूरा तभी समझ में आएगा जब आप बेस समझेंगे कि हाँ भाई पदार्थ है, पदार्थ का छोटा सा भाग अणु है, अणु का छोटा सा भाग परमाणु है। परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश, और जो कक्षा पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन पर ऋणावेश होता है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो वो परमाणु उदासीन है। और यदि कहीं ना कहीं बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन चले गए तो फिर आपका परमाणु धनावेशित बन सकता है। ठीक, तो मैंने चर्चा ये किया कि हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है भाई साहब, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जो नाभिक के पास में है, अत्यंत आकर्षण बल के साथ ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इनको हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका नाभिक है, इसके निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं और दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं और क्या मतलब नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन बच्चों यदि हम बात कर दें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा बार बार आएगा कि धारा प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि किसी परमाणु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें धारा नहीं बहेगा। यदि किसी पदार्थ पर धारा बहने की जो प्रकृति है, वो धारा कब बहता है? जब इस पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब पदार्थ के परमाणु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप समझते हो कि एक पदार्थ पर लाखों परमाणु, और लाखों परमाणु में 4-4 भी यदि आपका आवेश आ गया तो भैया वो आवेशित हो जाता है। सही है कि नहीं है? यानी 4-4 भी इलेक्ट्रॉन निकल गए तो भी भाई एक पदार्थ है, हमारे पास ये पदार्थ है कि नहीं, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बहुत ज्यादा। समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं हर एक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इस पदार्थ पर बहुत ज्यादा चार्ज आ जाएगा भाई। हर एक परमाणु तो त्याग रहा है। परमाणु बहुत छोटा कण होता है जिसे हम सूक्ष्म आंख से भी नहीं देख सकते, मतलब यदि बिना दूरदर्शी की बात करें तो हम नहीं देख सकते, इतना छोटा परमाणु बन सकता है। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज क्लियर हो गया कि नाभिक के पास वाले जो हमारे पास कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और चक्कर लगाते हैं, नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, इस कारण से उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक की दूरियां बढ़ती है, जैसे बाह्यतम कोश की बात करें तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है। जो हमारा भाई देखो ये नाभिक है, नाभिक से हम बाह्यतम कोश की बात करें तो यहां पर नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है ना, क्योंकि नाभिक में आपका प्रोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन पर है ऋण आवेश, भाई प्रोटॉन पर धन आवेश, तो धन और ऋण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, इनके बीच जो आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और हम बात करें जैसे हम जितना भी दूरी जाते जाएंगे, परमाणु के नाभिक से जितना भी दूरी जाते जाएंगे, मतलब बाहर जाते जाएंगे, जो जो दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक की, उतना ही आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। और इस स्थिति में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से कम ऊर्जा से हम निकाल सकते हैं। अर्थात अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर आकर्षण बल नाभिक का बहुत ही कम होता है। उस स्थिति में हम आसानी से उन इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल सकते हैं, पृष्ठ से आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो दो कंसेप्ट, तो यहां पर एक चीज ये भी क्लियर हो गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के पास वाले जो कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो नाभिक से दूर वाले कोष होते हैं, बाह्यतम कोष, जिस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, आसानी से वो किसी सतह से निकल सकते हैं, यानी सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा देने पर भी इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त हो सकता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन की परिभाषा आप दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा देना चाहते हो तो आप लिख लो कि नाभिक के बाह्य मतलब परमाणु के बाह्यतम कोश में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत ही कम आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और कम ऊर्जा में वो मुक्त हो सकते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी पदार्थ पर विद्युन्मय होने का कारण कौन होता है बच्चों, तो वो होता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए इस परमाणु के बाह्यतम कोश से आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस परमाणु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आप ही बताओ। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कोई भी पदार्थ पॉजिटिव या निगेटिव कब होता है, यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि एक मेरे पास पदार्थ है कांच, ठीक है, और कांच कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसको मैंने किसी रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, रेशम का कपड़ा कुछ इस प्रकार से है, ये आपका रेशम का कपड़ा है। ठीक, जब इन दोनों के बीच घर्षण कराया गया, क्या कराया गया, घर्षण। अब घर्षण कराने से इसके जो भी परमाणु होंगे, भाई ये कांच एक पदार्थ है, इनके जो भी परमाणु होंगे, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और रेशम का जो कपड़ा है इसके परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस कारण से इस पर ऋण चार्ज आ जाता है। कौन सा भैया, ऋण आवेश। ठीक है, इसी कारण से यदि हम कांच के क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इनके परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट समझ गए। यही है आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसी पदार्थ पर आवेश का उत्पन्न होना। इसके अलावा भी जब आपने एबोनाइट का क्षण लिया था और एबोनाइट के क्षण को आपने किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा था, जैसे हमारा ये एक एबोनाइट का क्षण है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एबोनाइट है, और इसको आप किसके साथ रगड़ो, किसी ऊनी कपड़े के साथ, ऊनी कपड़ा है, तब आप देखोगे कि इस बार इसका इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएगा इसके चारों ओर, और इस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके कारण या इसका इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हुआ है, इसीलिए एबोनाइट के क्षण पर, एबोनाइट का जो क्षण था उस पर ऋण आवेश और ऊनी कपड़ा पर धनावेश आया है। यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है आवेश उत्पत्ति का।
अब जैसे एक आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए भाई, मतलब कोई भी पूछ दे आपसे कि दो पदार्थों को आपस में रगड़े तो दोनों पर आवेश उत्पन्न हुआ, तो दोनों पे समान आवेश होगा, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें धन आवेशों की संख्या, इसमें ऋण आवेशों की संख्या समान होगी या भिन्न भिन्न होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि जैसे हम दो पदार्थों को आपस में रगड़े, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो जितना एक पदार्थ में धनावेश है उतना ही दूसरे पदार्थ पर ऋणावेश होगा। रगड़ने पर एक पदार्थ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है दूसरे पदार्थ पर ठीक उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब कुछ आवेश उत्पत्ति होने के कुछ एग्जाम्पल्स जो आप अपने घर में कर सकते हो। सबसे बेहतर रूप से जब आप ठंडी के दिनों में स्वेटर उतारते हो तो कभी चट-चट का आवाज सुनाई दिया होगा, चिंगारी दिखाई देता है। आप लोग ये ठंडी के दिनों में ही कर सकते हैं। जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तो गर्मी का दिन है, लेकिन ठंडी के दिनों में आप करके देख सकते हैं। प्लास्टिक के कुर्सी को कपड़े से यदि थोड़ा बहुत, यदि आप मान लीजिए कुछ अलग पदार्थ पहनकर, जैसे मान लीजिए आप स्लीपर पहन लें और फिर कुर्सी को आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कपड़े से झाड़ते रहो तो वो थोड़ा बहुत आवेशित हो जाता है। कपड़े का आवेश का जो ट्रांसफर है वो कुर्सी पर चला जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आवेश का ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो आपके बुक में भी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब हमारा वायुयान लैंड करता है रनवे पे तो टायर भी आवेशित हो जाता है, इसलिए तो टायर को चालक बनाया जाता है ताकि उसका आवेश पृथ्वी पर चला जाए। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि वायुयान के टायर को आवेशित या चालक क्यों बनाया जाता है, मतलब चालक क्यों बनाया जाता है। मुख्य रूप से ऐसा क्वेश्चन आता है कि वायुयान के टायर को चालक क्यों बनाया जाता है। तो जैसा मैं मान के चलता हूं ये मेरा वायुयान है, ठीक है। अरे भाई कैसे बना दूं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मेरा वायुयान है और इसमें कहीं ना कहीं पहिया लगे होंगे, है ना। ये आपका जब उतरता है, ये रनवे करता है, तो इसका जो ऊपर का भाग टायर है वो चालक क्यों बनाया जाता है। चालक इसलिए बनाया जाता है जब घर्षण होती है, जब घर्षण होती है तो क्या उत्पन्न होगा बच्चों, आवेश। और आवेश यदि इसी पे रह जाएगा तो ये चिंगारी पैदा कर देगा, आग लग जाएगी। और यदि ये चालक है, यदि ये चालक है तो इसमें घर्षण के फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होगा, तो नीचे हमारे पास जमीन लगा हुआ भाई, जमीन के सबसे बड़ा एक प्रकार से शोषक का काम करता है। आवेश जितना भी चाहो उतना आप दे दो, पृथ्वी को जितना आवेश देना चाहो दे सकते हो, वो सब कुछ ले लेगा। तो ये जो पृथ्वी है भाई वो आवेश को इस चालक पदार्थ के माध्यम से ले लेता है, जिससे हमारा वायुयान सुरक्षित रहता है, अन्यथा तो आग लग जाए और खत्म कहानी बच्चों। तो ये चीज होता है आपका मुख्य रूप से कुछ प्रमुख एग्जाम्पल, अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पर हम वायुयान के टायर को भी समझ लिए कि भाई ये आवेश यदि नष्ट ना हो, आवेश यदि नष्ट ना हो तो ये आपका क्षति पहुंचा सकता है। आप लोग कभी कभी एक चीज और एग्जाम्पल में बताता हूं कि आवेश को नष्ट करने के लिए एक और, जैसे मान लीजिए भारी वाहन है, ये भारी वाहन है और भारी वाहन में ईंधन लदा हुआ है। ईंधन जैसे मतलब पेट्रोल हो गया, है ना, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इधर पहिया लगे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पीछे भैया एक चालक पदार्थ जमीन से लटकता हुआ बिल्कुल रगड़ते हुए जाता है। ये हमारा जैसे मान लीजिए वाहन आगे की ओर जा रहा है तो पीछे एक जंजीर लटका दिया जाता है जो बिल्कुल जमीन से टच करते हुए जाता है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं क्या, जब ये वायुयान चलता है बच्चों तो वायु से घर्षण होती है। वायु से घर्षण किससे, वायु से। जैसे हमारा वायुयान, सॉरी बोल दिया, वाहन है मेरा भाई, ईंधन एक तो वाहन है, जब ये चलेगा तो वायु से घर्षण होगा, और जब वायु से घर्षण होगा तो इसमें आवेश उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे, आवेश। अब इस आवेश को भाई कहीं ना कहीं गायब करना पड़ेगा, तो इसको हम एक चालक पदार्थ के साथ ऐसा मतलब कनेक्शन कर देते हैं ताकि ये जमीन से टच होते हुए जाए, और जैसे ये आवेश को यहां से मतलब ये ट्रांसफर करेगा और कहां पर फ्लो कर देगा, पृथ्वी पर फ्लो कर देगा। यानी जितना भी आवेश यहां से आएगा वो पृथ्वी पर चला जाएगा, जिससे ये जो हमारा
वाहन है वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। जो भी हमारा ईंधन युक्त वाहन की बात करता हूँ, हर एक वाहन में नहीं, इन्हें तो कह दो आप सर मैंने बस में देखा, वाहन बस में ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे, या कि आप ट्रैक्टर देखने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। जो ईंधन युक्त वाहन हो उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक चालक पदार्थ का एक जंजीर लटका दिया जाता है जो कि जमीन को टच करते हुए जाता है, ताकि घर्षण के फलस्वरूप, भाई जब हम वाहन की बात करते हैं, वाहन कहीं ना कहीं वायु के साथ घर्षण करेगा, उसमें आवेश उत्पन्न होगी। यदि वो आवेश उसी पे रह जाएगा तो आग लग जाएगी, ईंधन है, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोट हो जाएगा। अब बच्चों यदि वहां पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको पृथ्वीकृत कर दिया जाए तो वाहन भी सुरक्षित हो जाता है। तो उस जंजीर के माध्यम से संपूर्ण आवेश को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इससे एक परिभाषा तैयार हो जाता है, भू संपर्कण। लिखो जरा, ये बहुत ही अच्छा परिभाषा है, भू संपर्कण। देखो एक के बाद एक दूसरे से टच रहते हैं, इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है। भू संपर्कण है क्या, कि जैसे हमने कहा कि किसी आवेशित पदार्थ, जैसे हमारे पास ये आवेशित पदार्थ बन गया, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए, तो चालक के द्वारा जो आवेश है वो कहाँ चला गया, पृथ्वी पर चला गया। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भू संपर्कण। भू से संपर्क कर देना, पृथ्वीकृत कर देना, भू संपर्कण कहलाता है। तो ये लो भैया परिभाषा भी लिख लो। यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश चालक से होते हुए पृथ्वी पे चला जाता है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। एक एक पॉइंट मिस नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे जैसे आपका पॉइंट आता जाएगा, अब यहां पर एक शब्द आ गया आपका चालक, तो आपको 3 शब्द का परिभाषा लिखना है। एक तो आपका चालक, चालक किसे बोलते हैं बच्चों, जैसे मैं आपको परिभाषा बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना कि वह पदार्थ जो अपने में से वैद्युत आवेश को बहने देते हैं, मतलब आवेश जहां से जा सके, प्रवाह हो सके। अब नहीं तो पता चला हमने जोड़ भी दिया, उसमें आवेश भी ना बहे, पदार्थ में ही सारा आवेश रह जाए, दिक्कत हो जाएगा। तो जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखो भाई, जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। टेलीग्राम में मैं इन चीजों को शेयर कर दिया करूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, आप लोगों को यदि नोट्स लेना है तो नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए बहुत ज्यादा मैं चार्ज नहीं रखा हूं, मात्र 100 रुपीज है। कंटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 96 85 29 91 49। यहां पर मैं लिख देता हूं 96 85 29 91 49। व्हाट्सअप कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज बच्चों। प्रॉपर रूप से फिजिक्स के नोट्स, आप केमिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं, बायोलॉजी के नोट्स, और बेहतर रूप से आप तैयारी भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चालक के बारे में। तो जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बता दो, जैसे पृथ्वी भैया सबसे ज्यादा आवेश को ले सकता है। जंतु, हम भी एक चालक की भांति काम करते हैं। जैसे मानव है ना, मानव है तो बिल्कुल मानव, जंतु शरीर, मानव शरीर, ये सब क्या है, चालक हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक, ये आप सबके सब चालक हैं। ये चीज आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। और यदि हम बोल दें विद्युत रोधी, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। विद्युत रोधी, बताओ जरा, विद्युत रोधी क्या होगा, जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। सिंपल। जैसे आपका रबर, आप परिभाषा लिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग लिख सकते हो, रबर, लकड़ी, ठीक है, कांच, ये विद्युत रोधी होते बच्चों। इसके बाद अर्धचालक की बात करते हैं, जिनमें जो चालकता है वो चालक और विद्युत रोधी के बीच में होते हैं, मतलब अल्प मात्रा में जिसमें धारा बह सकता है उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। ये थोड़ा हम इसलिए देखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। बाकी चालक, अर्धचालक, ये लास्ट वाले चैप्टर में ना हम बहुत बेहतर रूप से समझते हैं बच्चों। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश की उत्पत्ति को समझाना चाहते थे, लेकिन इसके बीच में जो भी आता है वो हम निरंतर आपको समझाते चलेंगे। और ऐसे ही लेक्चर बच्चों, अभी छोटा छोटा वीडियो आ रहा है, बाद में हम लंबे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। अभी आप हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन है, इसके बाद आवेश की योज्यता है, आवेश का क्वांटमीकरण है, लगातार क्रम है। जैसे हमारे वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में आवेश की योज्यता हो जाता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण, ये चीज हम एक ही वीडियो में कराएंगे। स्वर्ण पत्र द्वारा विद्युतदर्शी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसको भी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, एक बेस के आधार पर पढ़ना। और एक चीज मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि आप लोग बेहतर रूप से नोट्स ले लें, मात्र 100 रुपीज चार्ज बच्चों। मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपसे खुद कनेक्ट हो जाऊंगा और आप साल भर के लिए
100 रुपये मात्र चार्ज। और बेहतर रूप से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, साथ में जो प्रीवियस ईयर वीडियो उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट विजिट कर लें, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिल जाएगी। ओके, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।